अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति को यदि वह अपराधी है उसका अपराध सिद्ध करना है तो उसको दोषी ठहराए जाने के लिए कई सारी जो आवश्यक चीजें हैं उसमें कोई एक जरूरी चीज क्या हो सकती है? तो आप में से कोई जवाब दे सकता है कि कई सारी जरूरी चीजों में से एक जरूरी चीज हो सकती है सबूत। तो सबूत जब हमारे पास इकट्ठे होंगे तभी किसी व्यक्ति को अपराधी साबित करने का जो मामला है और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हाल ही में संसद के अंतर्गत लोकसभा में एक विधेयक को पारित किया गया है जो इसी तरह के जो सबूत हैं उनमें मजबूती लाने की बात करता है। पुलिस को कई तरह के अधिकार देता है कि वे सबूतों को और मजबूती से एकत्रित कर सकें। तो इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह इसी से संबंधित है, अपराधियों की पहचान के लिए नया विधेयक और विवाद। तो नया विधेयक जो कि अपराधियों की दोष सिद्धि को सामने लाने के लिए लोकसभा में पारित किया गया है, इस विधेयक को लेकर के विवाद क्यों शुरू हो गया है, तो विवाद के कुछ मुद्दे डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाएगा। साथ ही ये जो विधेयक लाया गया है इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान है जो हमारी परीक्षा के लिहाज से जरूरी है, इन्हें हम समझेंगे। तो पहले बात करें न्यूज की। लोकसभा पासेस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। लोकसभा ने क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पारित कर दिया है। न्यूज में अभी इसको देखेंगे कब पारित किया गया। उसके बाद इसके तहत जो नए प्रावधान लाए गए हैं और क्या सुविधाएं जोड़ी गई हैं इस नए विधेयक के अंतर्गत, इसको देखेंगे। एक और जो पुराना अधिनियम था 1920 का, वो क्या कहता था, उससे इसकी एक बार तुलना करके देखेंगे ताकि इस नए विधेयक में जो चीजें जोड़ी गई हैं उनके बारे में हम समझ सकें। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसको लाया गया, इससे संबंधित चिंताएं जो संसद में या फिर लोकसभा के अंतर्गत सदस्यों ने बताई हैं वे क्या हैं। इसके अलावा क्या किया जा सकता है आगे की राह के तौर पर, एक सवाल जो कि मेंस के स्तर पर लिखने का आप अभ्यास करेंगे। क्योंकि यह विषय जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो शासन प्रणाली है और सामाजिक न्याय है, शासन व्यवस्था है, इससे पूरी तरह से जोड़ करके हम देख सकते हैं। तो शुरुआत करें हम न्यूज से। तो द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 जिसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था 28 मार्च 2022 को, और ये अभी कल लोकसभा से पारित हुआ है, यानी 4 अप्रैल 2022 को। तो ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। भाजपा की सरकार है, उनका बहुमत है, पारित हो गया। अब इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन जो नए प्रावधान है जो जोड़े गए हैं, जो सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, उनके बारे में समझें। तो जो नया बिल लाया गया है यह बिल है आपराधिक प्रक्रिया पहचान बिल 2022 और इसने जगह ली है बंदी शनाख्त अधिनियम 1920 का जो कानून था उसकी। तो लगभग ये जो नया बिल है ये इसका स्थान लेगा और इसमें जो प्रावधान थे, जिन प्रावधानों के बाद आधुनिक समय में, चूंकि 1920 का यह कानून रहा है, तो आज के समय में जो आवश्यकताएं हमारे कानून के हिसाब से हैं उनको ये नया बिल एड्रेस करता है। क्या क्या प्रमुख बातें हैं, एक बार हाइलाइट्स को देख लें फिर आगे बात करेंगे। पहला, इसमें बताया गया है कि डेटा का प्रकार जिसे एकत्र किया जा सकता है, यानी कि हम 1920 के कानून के तहत जिन चीजों को डेटा के तौर पर कलेक्ट करते थे, अब उसमें उसका विस्तार किया गया है और उसमें कुछ और चीजों को जोड़ दिया गया है, अभी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा वे कौन कौन से लोग होंगे जिनसे डेटा कलेक्ट किया जा सकता है आधिकारिक तौर पर, उनके बारे में बात करेंगे। और वे कौन से प्राधिकरण होंगे या वे कौन सी अथॉरिटीज होंगी जो इस तरह के डेटा के कलेक्शन की बात या फिर कलेक्शन का आदेश दे सकेंगे। ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा एक केंद्रीय डेटाबेस की बात की गई है जिसमें इस डेटा को संग्रहित किया जाएगा और कलेक्ट करके रखा जाएगा, कितने वर्षों तक, इसको भी देखेंगे। कुछ और बातें हैं जैसे एनसीआरबी की, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए केंद्रीय एजेंसी के तौर पर इसके अंतर्गत कार्य करेगा और डेटा को जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ भी साझा किया जा सकेगा। जो डेटा बैंक की बात की थी, केंद्रीय डेटा बैंक, वो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा को कलेक्ट करके रखेगा लगभग 75 वर्षों तक, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के मामले में रिकॉर्ड नष्ट कर दिए जाएंगे जो सभी अपीलों के बाद बरी हो गए हैं या फिर किसी भी जो मुकदमे चलाए जा रहे थे, मुकदमे चलाए बिना ही रिहा कर दिए गए हैं, भले ही मजिस्ट्रेट ने इसके लिए लिखित आदेश दिया हो। तो ऐसे जो भी मामले होंगे उनके रिकॉर्डों को नष्ट किया जाएगा। ये कुछ सामान्य सी बात हुई इसके बारे में। अब हम करेंगे इसकी 1920 के अधिनियम से तुलना, ताकि जिन हाइलाइट्स की हमने बात की वो हमें स्पष्ट समझ में आए
और इस तुलना के दौरान ही इस बात को भी बाद में हम समझ पाएंगे कि आखिर कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं जिसका विरोध अब किया जा रहा है। तो इस तुलना को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहला यहाँ पर बाएं तरफ लिखा हुआ है 1920 के अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान बताए गए थे, और इस तरफ दिए हुए हैं जो 2022 के बिल में कुछ नए चेंजेस डाले गए हैं। तो डेटा एकत्र करने की जो अनुमति से संबंधित मामला है उसको हम देखें, क्या क्या डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि विरोध प्रदर्शन की जो बात है, विरोध की बात है, वो इन्हीं सब पॉइंट से निकल करके आएगी। तो पहला, आप जानते हैं कि 1920 के अधिनियम में उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे, पैरों के निशान लिए जाते थे, फुटप्रिंट्स, और कुछ तस्वीरें ली जा सकती थी एज ए रिकॉर्ड बेस पर कि कौन सा अपराधी, कौन सा व्यक्ति वहां पर रहा है और उसके क्या रिकॉर्ड है। अब इसको कुछ बढ़ा दिया गया है, और अब जो बढ़ाया गया है उसमें क्या किया गया है, इसमें जैविक नमूनों को शामिल कर दिया गया है और उनका एनालिसिस किया जा सकेगा। हस्ताक्षर और लिखावट को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो सीआरपीसी की धारा 53 और 53A के तहत कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ब्लड है, सीमेन है, ठीक, हेयर सैंपल है, स्वैब है, डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी अन्य विशेषताओं को भी शामिल कर दिया गया है कि किसी व्यक्ति से संबंधित जो अन्य तरह का गोपनीय और महत्वपूर्ण डेटा है वो भी एकत्रित किया जा सके। ठीक, अब वे व्यक्ति जिनका डेटा एकत्र किया जा सकता है उनके बारे में बात करते हैं कि वे कौन से लोग हैं जिनका डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो 1920 का जो कानून है उसके अंतर्गत ये बातें हैं कि 1 वर्ष या उससे अधिक के कठोर कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, ये कानून ऐसा कहता था। अब क्या किया गया है, इसे वो बदल दिया गया है, किसी भी अपराध के लिए दोषी या गिरफ्तार व्यक्ति। दूसरा, ये हुआ सामान्य तरीके से। अब एक और मामला इसमें जोड़ा गया है, बलपूर्वक कैसे किसी का डेटा कलेक्ट करेंगे। तो जैविक नमूने केवल एक महिला या बच्चे के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से बलपूर्वक जो है एकत्रित किया जा सकता है, साथ ही यदि अपराध में कम से कम 7 साल की कैद हो। तो ये 2 चीजें इसमें और जोड़ दी गई हैं। पहले क्या होता था कि आपराधिक जांच में सहायता के लिए मजिस्ट्रेट या अन्य मामलों में किसी गिरफ्तार व्यक्ति से कलेक्शन का आदेश दे सकता था, और अब किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति से लिया जा सकता है, या फिर मजिस्ट्रेट के आदेश पर जांच में सहायता के लिए किसी भी व्यक्ति से लिया जा सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट को यदि ये बात लगे कि कोई अन्य व्यक्ति जो उस मामले से संबंधित नहीं है उसका भी डेटा इस जांच के लिए आवश्यक है, तो वे इसका आदेश दे सकते हैं। प्रावधानों को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगले पॉइंट देखें कि वे कौन सी अथॉरिटी हैं जो डेटा कलेक्शन के आदेश दे सकती हैं। 1920 के अधिनियम के मुताबिक जांच अधिकारी, पुलिस थाने का कोई प्रभारी अधिकारी, उपनिरीक्षक या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी ही पहले ऐसे आदेश दे सकता था या फिर जांच कर सकता था, या फिर मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश दे सकते थे। अब क्या अंतर आया है, अब पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी तो है ही, लेकिन उससे जो कुछ निम्न स्तर के, उससे निचले स्तर के अधिकारी होंगे, जैसे हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी, या फिर जेल के हेड वार्डर, ये भी इस डेटा सैंपलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी इस श्रेणी में आएंगे। ये कुछ बदलाव इसमें शामिल किए गए हैं। बदलावों के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर क्या जरूरत थी, इन बदलावों को हम क्यों लेकर के आए। तो संसद में कुछ जवाब दिए गए हैं, उसके आधार पर हम समझें। तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बताया है कि दोष सिद्धि दर में सुधार करना इस कानून को या फिर इस विधेयक को लाने का प्रमुख मकसद रहा है। तो जो भी कन्विक्शन रेट है, यानी कि हमारे यहाँ जितने मामले दर्ज किए गए उसकी तुलना में कितने लोगों को सजा मिली, इस बात को हम देखेंगे कि सजा के जो मामले हैं बहुत ही कम हैं अगर उनकी हम तुलना करें। जैसे हत्या का जो मामला है 2020 के एनसीआरबी डेटा के मुकाबले, उसमें जो सजा के मामले थे, कन्विक्शन रेट था वो 44% थी। रेप के मामले में 39%, हत्या के प्रयास के मामले में, अटेम्प्ट टू मर्डर में 24%, चोरी में 38%, डकैती में 29%। जबकि अगर हम इसकी अन्य देशों से तुलना करें, जैसे हम यूनाइटेड किंगडम से तुलना करें, तो वहां पर ओवरऑल अगर हम कन्विक्शन रेट देखें तो लगभग 83% है। यूएसए में कितनी है, यूएसए में 93% है। ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, ऑस्ट्रेलिया में 97% है। तो इस लिहाज से भारत में जो कन्विक्शन रेट है बहुत कम है। तो उन्हीं साक्ष्यों को जुटाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, दोष सिद्धि के जो मामले हैं, अपराधियों को पकड़ने के लिए इस रेट को बढ़ाना जरूरी है, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है।
और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा एक और जो प्रमुख बात यह है कि पहले के समय में जो अपराध होते थे वे उस समय के हिसाब से होते थे, उस समय की तकनीक, उस समय की आवश्यकता। लेकिन आज के समय में जो अपराध हो रहे हैं उसके लिहाज से तकनीक बीते काफी समय में बहुत अपडेट हो गई है। 1920 के कानून की जगह अब 2022 में इसको अपडेट करने का प्रयास किया गया है। तो नई जनरेशन के अपराधों को रोकने के लिए नई तकनीक की आवश्यकता होगी और इसी के तहत बात की गई स्मार्ट पुलिसिंग की कि पुलिस की व्यवस्था को और बेहतर करके, पुलिस को नई तकनीकों से लैस करके कैसे अपराधियों तक पहुंचा जाए और अपराधियों का जो दोष सिद्धि का मामला है उसको बेहतर किया जाए। इसमें एक और बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही थी स्मार्ट पुलिसिंग की, उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो स्मार्ट का एक बार हम फुल फॉर्म देख लें। स्मार्ट का मतलब हुआ स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नोसेवी एंड ट्रेंड पुलिस। तो ऐसी पुलिसिंग व्यवस्था की एक बात है जहां पर पुलिस बहुत ही सख्त हो, सेंसिटिव हो, ठीक, संवेदनशील हो, आधुनिक हो, तेज हो, गतिशील हो, अलर्ट हो, अकाउंटेबल हो यानी जवाबदेह हो, विश्वसनीय हो, प्रतिक्रियाशील हो और तकनीक के प्रति जागरूक हो और बहुत ज्यादा ट्रेंड हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया है। लेकिन हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि अगर इतना ही अच्छा ये बिल है, इसके प्रावधान इतने अच्छे हैं, तो चिंताएं क्यों हो रही हैं माननीय अन्य सदस्यों को। और चूंकि जो भी सदस्य हैं ये जनता के ही प्रतिनिधि वे भी हैं, इस लिहाज से इसको भी समझना महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहली बात जो कही गई है वह है कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जैसे मामलों को जो है इंगित किया गया है। जैसे कि कुछ अनुच्छेदों का जिक्र है। अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 19 वाक एवं वाक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 20 जो है किसी भी अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 20(3) खुद के ही खिलाफ गवाही देने से संरक्षण की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति खुद के विरोध में जाकर के गवाही नहीं देगा। और अनुच्छेद 21 प्रावधान करता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत निजता की स्वतंत्रता भी शामिल है, यानी गोपनीयता का मुद्दा शामिल है। तो कैसे ये सभी अनुच्छेदों को इस चीज से जोड़ दिया गया है, इसको अगर हम समझें तो पहली बात तो ये आती है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए इस पूरे केस में 2-3 तरह की बातें स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि किसी भी व्यक्ति से जो उसका डेटा लिया जाएगा वो उसका व्यक्तिगत डेटा भी हो सकता है। और चूंकि डीएनए जैसे सैंपलिंग की बात है, तो डीएनए जैसी सैंपलिंग के अंतर्गत उस अपराध के तहत जितनी आवश्यकता होगी उस सूचना की, उसके अंतर्गत उससे कहीं ज्यादा सूचना मौजूद है। तो पहला पॉइंट ये हो सकता है कि गोपनीयता का मुद्दा इसमें सामने आ जाएगा। दूसरा एक और पॉइंट आपने पीछे इसमें देखा होगा कि महिलाओं और बच्चों के संबंध में जो डेटा कलेक्शन की बात कही गई थी, एक बार उसको देख लें यहाँ पर। तो महिलाओं और बच्चों के संबंध में डेटा कलेक्शन को लेकर के जो एक जबरन डेटा वसूली की जा सकती है। तो एक एग्जाम्पल ऐसा निकल करके आता है कि मान लीजिए किसी महिला का कोई पर्स चोरी हो गया और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में वो जो व्यक्ति है वह पर्स की चोरी महिला के खिलाफ की गई थी, उसका डेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा। वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति है कि उसी चोर ने किसी पुरुष का जो है पर्स चुराया, तो वहां पर जेंडर बायसनेस देखने को मिल रही है, विधि के समक्ष समता जैसा मुद्दा सामने आ जाता है। कुछ और भी इस तरह के पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। जैसे कि डेटा का केंद्रीय डेटाबेस में जो संग्रहण की बात है कि 75 साल तक आप किसी डेटा को उसमें संग्रहित रखेंगे। तो 75 साल की तो किसी व्यक्ति की पूरी आयु हो सकती है, तो ये आप उसको उसमें संग्रहित करके रखेंगे। दूसरा, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो सड़क पर जा रहा है और वह जो अपना वाहन है बहुत ही उल्टे सीधे तरीके से चला रहा है, उसको पकड़ लिया जाता है, जिस मामले में उसको जुर्माना या सजा हो सकती है। उसके बाद जब उससे उसका डेटा लेने के लिए कहा जाता है, कोई फिंगरप्रिंट या फिर कोई भी जानकारी अगर लेने के लिए दबाव डाला जाता है और वो मना करता है, तो आईपीसी की धारा 186 के तहत उसे किसी लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने के तहत भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और मान लीजिए वो पहले वाले मामले में छूट गया, लेकिन जो दूसरा वाला मामला था उसके तहत जो डेटा कलेक्ट किया गया था उसका क्या होगा? वो एक लंबे समय तक डेटा बैंक में पड़ा रहेगा। तो डेटा को लेकर के बड़ी यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा डेटा सुरक्षा कानून भी हमारे पास मौजूद नहीं है, ये भी एक समस्या है।
कुछ अन्य बातें ऐसी कही गई हैं कि पहले के जो कानून था उसमें जो भी अथॉरिटीज थी तो उन अथॉरिटीज का लेवल अब थोड़ा गिरा दिया गया है, यानी कि पहले जहां पर एक एसआई रैंक का अधिकारी इसके लिए अधिकृत होता था, अब उसको हेड कांस्टेबल के लेवल पर ला दिया गया है, या फिर जेल के जो प्रभारी होंगे, वार्डर होंगे, उस लेवल पर ला दिया गया है। तो यहाँ पर एक जो सुरक्षा का मामला है थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है, एक चैलेंज ये भी है। कुछ अन्य इसी तरह की और भी समस्याएं इसमें बताई गई हैं कि जो नमूनों के संरक्षण की बात थी, जो डेटा कलेक्शन की बात थी, उसका दायरा भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो अन्य कानून होंगे उनके अंतर्गत यहाँ पर दिक्कत आएगी। ठीक, इसके अलावा जो डेटा सुरक्षा कानून हमारे पास नहीं है, तो कोई साइबर अटैक अगर किसी समय में होता है तो डेटा लीकेज का मामला बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है पूरे देश के स्तर पर। ये कुछ प्रमुख चिंताएं हैं। अब बात करें कि क्या समाधान निकाला जा सकता है, तो सबसे पहली बात यह है कि चूंकि जो सभा के अन्य सदस्य हैं, जो अन्य सांसदगण हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जो बिल है इसको हमें संसद की किसी समिति के पास भेज देना चाहिए, स्थायी समिति हो सकती है, प्रवर समिति हो सकती है, कि ताकि वे इसके सभी पहलुओं की जांच करें, जो भी लूप होल्स हो सकते हैं उनकी पहचान करें और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालें। तो सभी पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। दूसरा, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमें ठीक से पहचानना होगा कि हमें डेटा की कलेक्शन की आवश्यकता कब पड़ेगी और कितनी मात्रा में डेटा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा मजबूत डेटा सुरक्षा और डेटा एक्सेस का जो पूरा एक सिस्टम है वो बनाया जाना जरूरी होगा। हालांकि माननीय गृह मंत्री जी ने इस बारे में आश्वासन दिया है कि वे इस दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेहिता बहुत ही बड़ी चीज होगी कि जिस व्यक्ति का डेटा कलेक्ट किया गया है वह रिकॉर्ड में है, आवश्यकता पड़ने पर वह हटाया गया या नहीं हटाया गया, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। इसके अलावा एक शिकायत समिति का भी गठन किया जा सकता है, ताकि यदि ऐसी कोई भी अनियमितता इसके संबंध में दिखाई देती है तो उनका किसी भी तरह से समाधान निकाला जा सके। तो इस पूरे टॉपिक को हमें इस हिसाब से समझना है कि यदि कोई प्रश्न फ्रेम किया जाए तो इस कानून के प्रमुख प्रावधानों को साथ में लेकर के उससे संबंधित जो लूप होल्स हैं उनका जिक्र आप करते हुए उसका उत्तर लिख पाएंगे। तो सवाल को एक बार देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल है, हाल ही में लोकसभा द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान बिल 2022 पारित किया गया है। इस बिल से जुड़े प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करते हुए इससे जुड़ी चिंताओं का मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। तो बिल जो पारित किया गया है लोकसभा में उसके कुछ प्रावधानों को आपको बताना है, प्रमुख प्रावधान पर बताइए और इससे जुड़ी जो चिंताएं क्या है उन प्रमुख रूप से संविधान के अनुच्छेदों का जिक्र करते हुए इसका पूरा उत्तर आपको फ्रेम करने का प्रयास करना है। तो आज के सेशन को इसी टॉपिक के साथ विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।